विद्यार्थियों, आज हम हिंदुस्तानी संगीत के संदर्भ में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के नियमों के ऊपर चर्चा करेंगे। बच्चों, हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसमें दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहली तो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, यानी जिसे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है। दूसरी कर्नाटक संगीत पद्धति, यानी दाक्षिणात्य संगीत पद्धति। कर्नाटकी संगीत पद्धति की तुलना में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जिसके कारण यह पद्धति मैसूर, मद्रास प्रांत और कर्नाटक को छोड़कर शेष समस्त भारत में प्रचलित है। इस हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है उसमें कुछ अपने नियम हैं, सिद्धांत हैं, या कहना चाहिए कुछ विशेषताएं हैं, जिसके कारण यह पद्धति अत्यंत लोकप्रिय और प्रचलित है। तो पंडित भातखंडे जी ने अपनी क्रमिक पुस्तक मालिका के भाग 5 में इन नियमों का या इन सिद्धांतों का विशेष उल्लेख किया है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। जो नियम हैं ये मुख्यतः 40 नियम हैं, तो इसमें हम कुछ नियमों की चर्चा आज करेंगे और अगली वीडियो में हम बाकी के नियमों पर बात करेंगे। तो पहला जो इसका नियम है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है वो, उसमें जो मुख्य शुद्ध ठाट माना जाता है वो है बिलावल। यानी अगर हम कहें कि हिंदुस्तानी संगीत की नींव बिलावल थाट पर है तो यह गलत नहीं होगा। बिलावल थाट के स्वर ही जो है वो शुद्ध स्वर सप्तक का निर्माण करते हैं। दूसरा, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की जो समस्त रागों का वर्गीकरण है वो औडव, षाडव, संपूर्ण, इन 3 भागों में किया है। यानी औडव यानी 5 स्वर के राग, षाडव यानी 6 स्वरों के राग और संपूर्ण यानी 7 स्वरों का जिनमें प्रयोग हो। तो इससे स्पष्ट है कि 5 स्वरों से कम और 7 स्वरों से अधिक का राग नहीं होता है, या 2, 3, 4 स्वरों के जो समुदाय है उसको तान कहा जाता है, राग नहीं। इसलिए राग के लिए 5 स्वर होने अनिवार्य हैं और अधिकतम जो है 7 स्वर होने चाहिए। तीसरा, वादी संवादी स्वरों में प्रायः 4 या 5 स्वरों का अंतर होता है। यदि वादी सप्तक के पूर्वांग में है तो संवादी हमेशा सप्तक के उत्तरांग में होगा, और इसके विपरीत यदि वादी सप्तक के उत्तरांग में है तो संवादी पूर्वांग में होगा। चौथा, औडव, षाडव और संपूर्ण ये राग के आरोह व अवरोह दोनों पर लागू होने वाले गुण हैं। इसलिए प्रत्येक ठाट या इसके मेल में गणित की दृष्टि से इसके 9 भेद माने गए हैं। औडव औडव यानी आरोह में भी औडव और अवरोह भी औडव, फिर औडव षाडव, फिर औडव संपूर्ण। इस तरह से षाडव औडव, षाडव षाडव और षाडव संपूर्ण, फिर संपूर्ण औडव, संपूर्ण षाडव और संपूर्ण संपूर्ण। तो इस प्रकार ये 9 जो है भेद माने गए हैं। अगला जो नियम है वो है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में किसी भी राग में एक साथ मध्यम और पंचम दोनों स्वर वर्ज नहीं होते। यानी अगर मध्यम वर्ज होगा किसी राग में तो पंचम अवश्य उस राग में होगा, और यदि पंचम उस राग में वर्जित है तो फिर मध्यम होगा। उसके अलावा सा जो है वो कभी भी वर्ज नहीं होता, यानी सा जो है वो स्वर कभी भी किसी भी राग में वर्जित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अगला नियम है कि सा, मा, पा ये 3 स्वर प्रायः दिन और रात्रि के रागों में अपना विशेष महत्व जो है रखते हैं। अगला नियम है कि सप्तक के पूर्वांग और उत्तरांग नामक 2 भाग होते हैं। यानी पूर्वांग सा से पा तक, सा रे गा मा पा, और उत्तरांग मा से सा तक, मा पा धा नी सा। अगला नियम है कि
हिंदुस्तानी पद्धति के सभी रागों में के उनके स्वरों के अनुसार 3 वर्ग माने गए हैं। पहला, कोमल रेधा स्वर वाले संधि प्रकाश राग। दूसरा, तीव्र रेधा और ग वाले राग। तीसरा कोमल ग नी वाले राग। मतलब 3 वर्ग जो है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के माने गए हैं। एक बार मैं पुनः आपको रिपीट करती हूँ कि पहला, कोमल रेधा स्वर वाले राग जिन्हें संधि प्रकाश राग भी कहा जाता है। दूसरा, तीव्र रेधा और ग वाले राग। और तीसरा, कोमल ग नी वाले राग। इस रागों के इस वर्गीकरण का रागों के गायन समय से निकट का संबंध है, क्योंकि इस पे ही रागों का जो गायन वादन का समय है वो निर्धारित होता है। अगला नियम है कि संधि प्रकाश रागों को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गाने का प्रचार है। इसीलिए संधि प्रकाश यानी जब दिन और रात की संधि होती है तो वो काल जो है वो संधि प्रकाश कहलाता है। और इस समय जो राग गाए बजाए जाते हैं वो संधि प्रकाश राग कहलाते हैं। और पूरे दिन में ये समय 2 बार आता है, एक तो सूर्योदय के समय, दूसरा सूर्यास्त के समय। तो इसलिए प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग होते हैं और इसी तरह से सायंकालीन संधि प्रकाश राग होते हैं। अगला नियम है कि हिंदुस्तानी संगीत में मध्यम स्वर बहुत ही महत्व का रखता है, यानी इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके कारण जो है वो राग समय निश्चित करने में भी सहायता मिलती है और इसके प्रयोग से राग की प्रकृति भी जो है बदल जाती है। इस कारण इसे अर्धदर्शक स्वर भी कहा जाता है, यानी मध्यम स्वर जो है उसको अर्धदर्शक स्वर भी कहते हैं। 10वां नियम है कि हमारी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में तीव्र माँ के प्रयोग वाले राग अधिकतर रात्रि गेय हैं और दिन में इस स्वर से संयुक्त राग बहुत ही कम दिखाई देते हैं। और ये रात्रिकालीन यानी तीव्र मध्यम की प्रधानता, यदि जो रात्रिकालीन राग है उनमें हमें तीव्र मध्यम की प्रधानता देखने को मिलती है। अगला नियम है कि जो राग दोपहर के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाए जाते हैं उन्हें पूर्व राग कहा जाता है और रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाने वाले रागों को उत्तर राग कहा जाता है। अगला नियम है कि राग जो हैं उनका एक नियत समय माना गया है और ये मान लिया गया है कि यदि उनके नियत समय पे उन रागों को गाया जाए या बजाया जाए तो वो और प्रभावशाली होते हैं और अधिक रंजक वो लगते हैं, इसलिए उनका समय निर्धारण किया गया है। अगला नियम है कि पूर्व रागों में अधिकतर वादी स्वर पूर्वांग से यानी सा से पा तक कोई एक होता है और उत्तर रागों में उत्तरांग में यानी म से सा, इनमें से कोई एक स्वर वादी होता है। इसलिए जिसमें पूर्व रागों में जिसका वादी होता वो पूर्वांग वादी राग कहलाते हैं और जिन रागों का वादी उत्तरांग में होता है वो उत्तरांग वादी राग कहे जाते हैं। और सा मा पा ये दोनों अंगों के होने के कारण इन रागों में ये स्वर जिनमें ये वादी होते हैं वे सर्वकालिक माने जाते हैं। अगला नियम ये है कि राग के में जो है मुख्यतः 5 तत्व होने आवश्यक है। पहला ठाट, दूसरा आरोह अवरोह यानी ठाट उसका निर्धारित होना चाहिए, दूसरा आरोह अवरोह, आरोही और अवरोह दोनों होने आवश्यक है राग के लिए, तीसरा वादी संवादी, चौथा उसका समय और पांचवा उसमें रंजकता यानी माधुर्य होना भी आवश्यक है। अगला नियम है कि प्रत्येक राग में एक ही स्वरवादी और एक ही स्वर संवादी होता है और जैसे कि पहले भी स्पष्ट किया कि वादी स्वर पूर्वांग का है तो संवादी स्वर उत्तरांग का होगा। और इसके अलावा जो शेष स्वर हैं उनको अनुवादी कहा जाता है और जो स्वर प्रयुक्त नहीं होते हैं उनको वर्ज्य स्वर कहा जाता है, यानी जो स्वर नहीं लगते हैं उनको वर्ज्य स्वर कहते हैं। और उनको विवादी स्वर जो होते हैं वो भी एक तरह से वर्जित ही रहते हैं, लेकिन वो पूर्णतः वर्जित नहीं होते। उनका प्रयोग कभी कभी रंजकता की वृद्धि के लिए किया जा सकता है और किया जाता है,
लेकिन उनका प्रयोग राग की रंजकता के बढ़ाने के लिए, और उसके लिए उसका प्रयोग जो है एक विशेष रीति से और बहुत कुशलता के साथ कम मात्रा में, मतलब यानी कि उचित मात्रा में किया जाता है, क्योंकि अगर अधिक मात्रा में और गलत प्रयोग होगा तो वो राग की शोभा को बढ़ाने के बजाय, उसमें रंजकता को बढ़ाने के बजाय उसमें जो है उसको बिगाड़ देगा राग को। इसलिए उसका नाम जो है विवादी स्वर कहते हैं। इसके अलावा जहाँ तक संभव होता है एक ही स्वर के दोनों रूप, तीव्र और कोमल, यानी शुद्ध रूप और कोमल जो हैं, जो एक स्वर के दो रूप होते हैं, वो एक के बाद एक नहीं लिए जाते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप कई राग हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ऐसे हैं कि जिनमें एक स्वर के दोनों रूप, जैसे कि ललित, उसमें दोनों मध्यम, जोग, उसमें दोनों गंधार, ये इस तरह के राग हैं जिसमें वो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं और उनका प्रयोग होता है। लेकिन उसके लिए नियम प्राय यही है कि एक स्वर के दो रूप प्राय है इसमें हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में नहीं लिए जाते हैं। अगला नियम है कि जिस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है उसमें अकेला कोमल निषाद प्रयुक्त नहीं होता, दोनों मध्यम और दोनों निषाद वाले राग उसमें हो सकते हैं। और संधि प्रकाश रागों का उपयोग करुण और शांत रस और इनके अंतर्भूत रसों का परिचायक होता है, और जिसमें तीव्र रेधा ग वाले राग वो उसमें श्रृंगार और हास्य उसके वो रस प्रकट होता है, और कोमल गानी वाले रागों में प्राय वीर, रौद्र आदि रसों की जो है उससे उन रसों की सृष्टि होती है। सा मा पा वादी स्वर वाले राग अधिकतर गंभीर प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज इस नियमों की चर्चा की है। अगली वीडियो में हम बाकी के नियमों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।